नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप त्र्यंबकेश्वर में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने त्र्यंबकेश्वर दर्शन का टोटल इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वीडियो का पार्ट 1 देख ले, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप यहाँ लोकल में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आप यहाँ लोकल में ब्रह्मगिरी पर्वत, नील पर्वत और हरिहर फोर्ट घूम सकते हैं। नील पर्वत मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका लोकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नील पर्वत के टॉप पर माता नीलंबिका देवी का मंदिर है, जहां भगवान दत्तात्रेय ने अपना जीवन का कुछ वर्ष बिताया था। इस मंदिर के पीछे नीलकंठेश्वर महादेव का भी एक प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा नील पर्वत पर अन्नपूर्णा आश्रम, रेणुका देवी, खंडोबा मंदिर भी है। नील पर्वत आप ऑटो से भी जा सकते हैं, जो आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट में पहुंचा देगा, या फिर आप चाहें तो पैदल भी ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। नील पर्वत घूमने देखने में आपको लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। ब्रह्मगिरी पर्वत जाने का सही समय सनराइज या सनसेट के टाइम में होता है। वैसे तो आप किसी भी टाइम में जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत से सनराइज और सनसेट का जो व्यू सुबह या शाम में देखने को मिलेगा, वो नज़ारा दोपहर में नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये भी है कि सुबह और शाम में ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने में भी ठंडी ठंडी हवाओं का जो आनंद आता है, उसका क्या ही कहना। लेकिन अगर आप दोपहर में पर्वत चढ़ रहे हैं तो धूप और गर्मी की वजह से थकावट ज्यादा होती है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर है और पर्वत चढ़ने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आप वहां सीढ़ियां चढ़ के ट्रैकिंग करते हुए भी जा सकते हैं, या फिर लोकल ऑटो करके भी जा सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए ऑटो 800 से 1000 रुपए लेती है, जो पर्वत पर ले जाने के साथ साथ वहाँ के सारे व्यू पॉइंट्स घुमाकर वापस भी लाती है। अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैकिंग करके जाते हैं तो आपको वहाँ जाने आने और घूमने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो से जाते हैं तो 2 से 3 घंटे में ही ब्रह्मगिरी पर्वत आप घूम लेंगे। पर ट्रैकिंग करके जाने का मजा और एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। ट्रैक पर जाने से पहले 30 रुपए का टिकट लेना होता है और पर्वत चढ़ने के रास्ते में ही 10 रुपए में लकड़ी यानी कि लाठियां मिलती है, जो पर्वत चढ़ने में भी हेल्पफुल होती है और बंदरों से सुरक्षित रखने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। रास्ते में ही मुक्ता देवी माता का और भगवान परशुराम का एक छोटा सा मंदिर भी है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत वो पर्वत है जहाँ गौतम ऋषि ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके गोदावरी नदी को धरती पर उतारा था। यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो मुख्य दर्शन मंदिर है, इसी मंदिर से गोदावरी नदी गौमुख से निकलती है और उसी गौमुख के सामने जो कुंड है उसमें विलीन हो जाती है और फिर ये नीचे कुशावर्त कुंड में निकलती है। उत्तर में जो गंगा नदी का महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी उद्गम स्थल के अलावा अहिल्या तालाब, त्र्यंबक वाटरफॉल, ब्रह्मगिरी वाटरफॉल, कालिका माता मंदिर, रेणुका देवी मंदिर, शिव जटा मंदिर व्यू पॉइंट, ब्रह्मगिरी टॉप पॉइंट, ब्रह्मगिरी एंड पॉइंट, हट्टी दरवाजा, नवरा नवरी फोर्ट और त्र्यंबक फोर्ट भी है। अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको सवेरे आकर यहाँ पर ट्रैकिंग करना चाहिए। ब्रह्मगिरी पर्वत की दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाकर गौतम अहिल्या ऋषि का एक छोटा सा टेम्पल भी है, आप वहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में नील पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत के अलावा एक और पर्वत है, अंजनेरी पर्वत। आपको वहां भी जरूर घूमना चाहिए। अंजनेरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है, जहां आप ऑटो से जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आपको ग्रामीण बसें भी मिल जाएंगी, जो आपको अंजनेरी गांव के मेन रोड पर ही छोड़ देगी, पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। यहाँ आप लोकल ऑटो या पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। अंजनेरी पर्वत हनुमान जी का जन्म स्थान है। इस पर्वत पे माता अंजनी टेम्पल है, जहाँ अंजनी माता ने 108 वर्षों तक तपस्या किया था। इसके अलावा यहाँ पर अंजनेर फोर्ट, हनुमान गुफा और हनुमान फुटप्रिंट लेक भी है, जहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं,
यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारे वाटरफॉल भी है जो कि आप मॉनसून में देख सकते हैं। यहाँ आपको पूरा घूमने देखने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर से कुछ ही दूर पर हरिहर फोर्ट भी है। हरिहर फोर्ट अपने 80 डिग्री स्टोन स्टेप्स के लिए फेमस है। ये फोर्ट सी लेवल से 3676 फीट ऊंचा है। यहाँ पर आपको मॉनसून और विंटर में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हरिहर फोर्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 14 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने में लगभग 40 मिनट लगता है। हरिहर फोर्ट जाने के लिए पहले आपको हरसेवाड़ी जाना होगा, जहाँ की आप लोकल बस या ऑटो से या किसी प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। फिर हरसेवाड़ी से हरिहर फोर्ट आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। हरिहर फोर्ट के रास्ते में लेकुर वाली देवी माता का एक छोटा सा मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। उस रास्ते में आपको फोटोग्राफी और सेल्फी पॉइंट्स भी मिलेंगे। हरिहर फोर्ट जाने के लिए पर पर्सन 30 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, और अगर आप अपने साथ प्रोफेशनल कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से 100 रुपए चार्ज किया जाता है। लेकिन मोबाइल से फोटोग्राफी अलाउड है, उसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना होता है। दोस्तों, मेरी टिप ये है कि हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग आपको सुबह ही स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप दोपहर तक टॉप पर पहुंच जाओ और दोपहर के 3 बजे तक वापस नीचे आ जाओ, क्योंकि फोर्ट के टॉप पर चढ़ने में 2.5 घंटे का समय लग जाता है और उतरने में भी लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप हरिहर फोर्ट घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पूरे 1 दिन का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को समरी बता देती हूँ। अगर आप त्र्यंबकेश्वर में नाइट स्टे नहीं करना चाहते हैं तो 1 दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आप जिस भी सिटी से आ रहे हैं वहाँ से नाइट बस लेकर सुबह के 4 बजे तक त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाइए और आते ही मंदिर कैंपस में फ्रेश होकर, और अगर आप कुशावर्त कुंड में नहाना चाहते हैं तो कुंड में स्नान करके लाइन में लग जाइए। 5 बजे तक अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो आपको दर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह में भीड़ थोड़ी कम होती है। अब सुबह 8 बजे तक आपको दर्शन हो जाएगा। अब नाश्ता वगैरह करने के बाद आप 10 बजे तक ब्रह्मगिरी पर्वत जा सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पूरा घूमने में लगभग आपको 3 बज जाएंगे। फिर आप लंच करके बस स्टॉप पे आकर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप त्र्यंबकेश्वर में 1 नाइट स्टे करते हैं तो अगले दिन आप नील पर्वत और अंजनेरी पर्वत के सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और ट्रैकिंग करने का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप त्र्यंबकेश्वर के और उसके आसपास के सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2 नाइट स्टे करना चाहिए और तीसरे दिन हरिहर फोर्ट का ट्रैकिंग करना चाहिए। हरिहर फोर्ट ट्रैकिंग आपको बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टे के बारे में बताती हूँ कि आप यहाँ कहाँ और कितने बजट में स्टे कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में रुकने के लिए वैसे तो बहुत सारे होटल, रिसोर्ट, यात्री निवास हैं और MTDC के रिसोर्ट भी अवेलेबल हैं, जो आपको 300 से 6000 तक के अलग अलग प्राइस रेंज में ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे। इनका प्राइस वीकेंड और हॉलीडेज में और किसी स्पेशल इवेंट में जैसे कि शिवरात्रि, सावन, पितृपक्ष वगैरह में काफी महंगा हो जाता है। यहाँ पे रुकने का सबसे बेस्ट ऑप्शन श्री गजानन महाराज संस्थान सेंगांव है, जो कि आपको लोवेस्ट प्राइस में बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है। यहाँ पर 3 बेड वाला रूम का प्राइस सिर्फ 450 रुपीज़ है और 3 बेड सुपर डिलक्स रूम का प्राइस ओनली 950 रुपीज़ है और 10 बेड वाले सिंपल रूम का प्राइस ओनली 700 रुपीज़ है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ 40 रुपीज़ में आप लंच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक फ्री में खाना खा सकते हैं। यहाँ पर खाने का प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस संस्थान की साफ सफाई और फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। श्री गजानन महाराज संस्थान मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ से ऑटो आपको 50 से 60 रुपए में मंदिर तक छोड़ देगी। लेकिन इस संस्थान में आप तभी रुक सकते हैं जब आप फैमिली के साथ आए हैं, क्योंकि ये संस्थान सिंगल पर्सन को रूम नहीं देती है और यहाँ के भोजनालय में भी सिर्फ इस संस्थान में रुकने वाले लोग ही खाना खा सकते हैं। आउटसाइडर के लिए खाना अलाउड नहीं है।
और हाँ, श्री गजानन संस्थान में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आपको यहाँ आकर ही ऑफलाइन रूम बुक करना होगा और बुकिंग के लिए यहाँ 1.5 से 2 घंटे के अप्रॉक्स वेट करना पड़ता है। इसके अलावा आप MTDC के रिसोर्ट में भी रुक सकते हैं। इसका प्राइस 1600 रुपये से स्टार्ट होता है। मैंने स्क्रीन पर MTDC का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉल करके बुक कर सकते हैं या MTDC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आए हैं तो आपको नासिक सिटी भी जरूर ही घूमना चाहिए। नासिक में रामायण काल से जुड़े बहुत सारे स्थान हैं। इस जगह का नाम नासिक भी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। नासिक के रामकुंड में ही कुंभ के मेले के समय लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। मेरा नासिक सिटी के ऊपर भी सेपरेट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहले नासिक आते हैं और फिर त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो नासिक में रेंट पे बाइक, स्कूटी या 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, जिसमें कि बाइक या स्कूटी का रेंट 350 से लेके 900 रुपीज तक रहता है और 4 व्हीलर का रेंट 1500 से 3000 के आसपास तक रहता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बाइक कार रेंट सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, आप चाहे तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहले त्र्यंबकेश्वर आते हैं और फिर नासिक जाते हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर से नासिक के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। त्र्यंबकेश्वर में रेंट पर बाइक वगैरह नहीं मिलती है और त्र्यंबकेश्वर से नासिक के लिए बहुत सारी प्राइवेट वैन और टैक्सी भी चलती है। दोस्तों, आप इस वैन या टैक्सी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। ये वैन वाले लोगों से झूठ बोल के ज्यादा चार्ज करते हैं कि आज बस की हड़ताल है, बस नहीं आएगी, आपको वैन से ही नासिक जाना पड़ेगा, जबकि वहाँ नासिक के लिए हर 15 मिनट पर बसें आती है, जिसका किराया सिर्फ 50 और 25 रुपए मेल और फीमेल के लिए रहता है, जबकि ये टैक्सी वाले 100 रुपए या उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं। तो आप वैन या टैक्सी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। दोस्तों, ये इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हो चुका है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में 2 बस स्टैंड है, एक मंदिर एरिया के पास है, दूसरा मेन रोड हाईवे के पास है। तो आप हाईवे वाले बस स्टैंड से बस लीजिए, क्योंकि जाम की वजह से दिन में बसें अंदर नहीं आती। त्र्यंबकेश्वर से नासिक के अलावा मुंबई, सिडनी, पुणे और अलग अलग सिटी के लिए भी डायरेक्ट बस मिलती है, लेकिन ये बसें लिमिटेड होती हैं। तो अगर त्र्यंबकेश्वर से अपने डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्ट बस आपको नहीं मिलती है तो आप नासिक आ जाइए और नासिक से अलग अलग सिटीज़ के लिए बहुत सारी बसें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। दोस्तों, नासिक की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आप यहाँ से मुंबई, सिडनी, वनी, पुणे और त्र्यंबकेश्वर के अलावा महाराष्ट्र के और भी जो 4 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ का भी प्लान कर सकते हैं। नासिक से मुंबई 166 किलोमीटर्स है, जहाँ जाने में आपको लगभग 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं। आप नासिक से वनी भी जा सकते हैं, जहाँ 18 भुजाओं वाली सप्तशृंगी माता का मंदिर है। नासिक से वनी जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जो कि 43 किलोमीटर्स है। और अगर आप नासिक से शिरडी का प्लान करते हैं तो एक ही रूट में आप शिरडी से शनि सिंगनापुर, फिर शनि सिंगनापुर से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं और कृष्णेश्वर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा केव्स है और सेम रूट में भद्रा मारुति और दौलताबाद फोर्ट भी है, आप वहां भी जा सकते हैं। उसके बाद आप कृष्णेश्वर से संभाजी नगर जाकर मिनी ताजमहल भी घूम सकते हैं और फिर संभाजी नगर से आप महाराष्ट्र के तीसरे ज्योतिर्लिंग औंधा नागनाथ जा सकते हैं। संभाजी नगर से औंधा नागनाथ 200 किलोमीटर है, जो कि 4.5 घंटे का जर्नी है। फिर औंधा नागनाथ से महाराष्ट्र के चौथे ज्योतिर्लिंग पर्ली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, जो कि 119 किलोमीटर का जर्नी है और लगभग 3 घंटे का समय लगता है। और दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के 5वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर भी जाना चाहते हैं तो आप नासिक से मंचर होते हुए भीमाशंकर भी जा सकते हैं। नासिक से भीमाशंकर 208 किलोमीटर है, जो कि लगभग 5 घंटे का समय लेता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें।
और दोस्तों, अगर कुछ भी जानना या पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।